हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं स्टीम इंजन की थर्ड प्रॉब्लम। इसके पहले हमने दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे, फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी थर्ड प्रॉब्लम को, जो कि आप हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये जो है ये PYQs में पूछे गए क्वेश्चंस का सोल्यूशन कराया जा रहा है। तो ये जो पूरी सीरीज है, क्वेश्चन की सीरीज, और इसके पहले आपने देखे हैं डेरिवेशन वगैरह भी कराए गए हैं। तो जो पूरी स्टीम इंजन की सीरीज है, अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको देख लीजिए। देखने से क्या होगा, जब आप स्टेप वाइज किसी चीज़ को समझते हैं तो आपको ये जो न्यूमेरिकल भी होते हैं वो आसान लगते हैं और किस तरीके से उसको करना है वो भी समझ में आता है। तो उसको ज़रूर देख लीजिए इस वीडियो के बाद। अगर आप देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर आज का जो हमारा प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको बताया है पिछली वीडियोज में भी, यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जब भी आपको स्टीम इंजन का न्यूमेरिकल दिखे तो आप उसमें दो चीज़ों को ढूंढिए। ये ढूंढिए कि क्या वो मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है वो किस चीज़ के लिए है, क्योंकि जो स्टीम इंजन होता है दो तरीके से होता है। एक होता है क्लियरेंस यानी कि विथ क्लियरेंस, और एक होता है विदाउट क्लियरेंस। अब ये क्लियरेंस क्या होता है हमने हर एक वीडियो में लगभग बताई हुई है, फिर से यहाँ पर हम बता रहे हैं बहुत ही जल्दी से कि क्लियरेंस और विथ क्लियरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो तरीके के इंजन्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पिस्टन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूवमेंट करता है, और इसमें पिस्टन यहाँ से यहाँ तक। आप इसमें अंतर देखेंगे तो इसमें गैप छूटा हुआ है, यानी कि इस गैप में स्टीम रहेगा या फिर जो भी चीज़ें वर्किंग फ्लूइड होगा वो बचा हुआ रहेगा, और पिस्टन यहाँ पर कभी नहीं आता, इस वॉल्यूम में कभी नहीं आता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर केवल यहीं से यहीं वो मूवमेंट ऐसे ऐसे करता रहता है। लेकिन इस तरीके का जो हमारा इंजन होता है इसमें पूरी तरीके से आगे पीछे वो करता है, यहाँ तक लास्ट तक आता है। तो जब ये होता है तो इसका जो इंडिकेटेड डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है, वो बनता है इस तरीके से। और जब यहाँ पर ये PV डायग्राम, ठीक है, PV डायग्राम को हम लोग इंडिकेटेड डायग्राम कहते हैं, जिससे उसका वर्क निकलता है, ठीक है, किसी भी इंजन का। तो ये सारा कुछ हमने समझा के रखा हुआ है। अगर आप इन सब चीज़ों से क्लियर नहीं है तो प्लीज़ उसको क्लियर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर है, ये इस वाले इंजन का जो है PV डायग्राम है या फिर इंडिकेटेड डायग्राम है। तो इसमें आप अंतर देख सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम छूटा हुआ है, कुछ ना कुछ जगह पहले छोड़ करके तब जो हमारा ग्राफ है बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम छूटा होता है, क्योंकि इसी के वर्किंग का तो ये ग्राफ होता है। तो जैसा ये होगा वैसा ये होगा, तो उसी तरीके से इसमें नहीं छूटा है तो इसमें भी नहीं छूटा हुआ है। तो हमको सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके के इंजन के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वाले का मतलब कि पूछा ये वाला गया है, आप ये वाला लगा देंगे तो इसके जितने भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं सारे डिफरेंट होते हैं, और अगर ये पूछा गया ये लगा देंगे तो इसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो दोनों का फॉर्मूला वगैरह या फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने का, क्योंकि इसमें मीन इफेक्टिव प्रेशर ही पूछा गया है, तो इसका जो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। तो इस वजह से इस चीज़ को पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, हमने पहचानने का तरीका भी बताया था, इसके पहले भी हमने जो वीडियोस बनाई थी न्यूमेरिकल, जो हमने बताया 2 प्रॉब्लम्स हमने पहले ही सॉल्व कर ली है, उसमें भी हमने समझाया था किस तरीके से आप पता करेंगे। तो देखिए, किसी किसी में तो सीधे सीधे लिखा रहेगा कि क्लियरेंस है या फिर क्लियरेंस नहीं है, लेकिन किसी किसी में सीधे नहीं लिखा रहेगा। आपको अपनी बुद्धि और दिमाग को लगा करके समझना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या लिखा हुआ है? द क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी कि जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो क्या है? 1/10 ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम का तो नाम आ रहा है, दैट मीन्स कि क्लियरेंस वॉल्यूम है। कहीं ना कहीं ये जो सिलेंडर है वो कैसा सिलेंडर है जिसमें क्लियरेंस वॉल्यूम दिया गया है, तभी तो क्लियरेंस वॉल्यूम का नाम आया। तो इसका मतलब हमारा ये फिक्स हो गया कि जो हमारा इंडिकेटेड डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि सबसे पहले हमको इंडिकेटेड डायग्राम ही बनाना होता है जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इंजन्स के, ठीक है। और ख़ास तौर पे मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल रहे हैं या फिर उसका वर्किंग वगैरह निकाल रहे हैं तो ये हमारा हो गया, क्योंकि इसका भी एक नंबर होता है। अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो आपका मार्क्स कटता है। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि क्लियरेंस है, तो क्लियरेंस है कि इसका मतलब है कि हम क्लियरेंस दे करके बनाएंगे। देखिए, हम इससे इतना डिस्टेंस छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ क्लियरेंस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम को छोड़ रहे हैं।
इसके बाद कहा गया कि ये जो है हाइपरबोलिक एक्सपेंशन है, तो हाइपरबोलिक एक्सपेंशन तो होता ही है, ये तो हमको पता ही है पहले से ही। तो एक्सपेंशन हुआ, फिर उसके बाद अब ये ग्राफ किस तरीके से आ गया, इसके ये टेढ़ा क्यों हो रहा है, इधर सीधा क्यों हो रहा है, अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस न्यूमेरिकल को मत ही देखिए, आप जाइए पहले वीडियोज़ जो इंडिकेटेड डायग्राम्स की हैं जिसमें हमने ये समझाया हुआ है, आप उसको देख करके आइए, क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हम आपको पूरी गारंटी देते हैं। चलिए, तो ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है, इस पॉइंट पे 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 5 होता है। ठीक है, ये जो होता है, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है। चलिए, इस तरीके से ये 0.5 होता है। ठीक है, अब देखिए, आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो आप उसकी सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे कि हम उसको लिख दें। यहाँ पर P1 होता है, ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर होता है जहाँ पर स्टीम आती है, और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर स्टीम आना बंद हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं कट ऑफ पॉइंट। क्या कहते हैं? कट ऑफ पॉइंट। ठीक, ये 2 वाला पॉइंट को। इसके बाद ये एक्सपेंशन होता है, और ये जो हमारा पॉइंट होता है, अगर आप इसको नीचे लाएंगे ऐसे करते हुए डॉटेड, ठीक है, इसको डॉटेड करते हुए, ऐसे डॉटेड करते हुए नीचे लाएंगे, और ये जो आपका पॉइंट होता है ये टोटल, ठीक है, इसको भी आप डॉटेड करते हुए नीचे लाएंगे, और ये जो पॉइंट है इसको भी डॉटेड करते हुए सबको नीचे लाएंगे, तब तो आप उसकी वैल्यू लिखेंगे कुछ ना कुछ। तो आपको इतना काम सारे क्वेश्चंस में करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको स्पीड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस है। ठीक है, इसका क्या नाम है अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी हम आपको बताएंगे, आप खुद से भी समझेंगे अभी कुछ चीज़ों को। इसके बाद ये जो पॉइंट है ये 0 पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, एक एक डिस्टेंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं डिस्टेंस और इन्हीं चीज़ों में छुपा होता है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस छूटती है इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या कहते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। और क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं VC से, यानी कि ऐसा V मीन्स वॉल्यूम और C मीन्स क्लियरेंस, तो क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद ये जो पॉइंट होता है, यानी कि अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं V2, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग V2 कहेंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंट है तो V2 कहेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस उसको हम V3 कह सकते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस और है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ, और ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है? ये जितना आपको दिख रहा है 5 से 4 या फिर 4 से 5, क्योंकि इसका जो है एरो इस तरीके से बनता है, आप एरो भी लगाएंगे। आप जैसे ही ग्राफ को तैयार कर लेंगे ना, बहुत मेहनत से थोड़ा ग्राफ बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, कई चीज़ छोटी छोटी लिखनी पड़ती हैं, बट जैसे ही आप ग्राफ तैयार कर लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल आधा वहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, 4 से 5 या फिर 5 से 4, क्योंकि डिस्टेंस है तो चाहे आप इधर से इधर नापिए चाहे इधर से इधर नापिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है इसको हम लोग कहते हैं VS। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। ये इतना होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज छूटी हुई है, बस ये, अब इसको आप खुद से समझिए कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है कट ऑफ। जितना देर तक स्टीम हमारे सिलेंडर के अंदर आती है उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? कट ऑफ वॉल्यूम। ध्यान से सुन लीजिए, कट ऑफ वॉल्यूम। तो 1 से 2, तो 1 से 2 क्या होगा? अगर हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये पता ही नहीं है, लेकिन हमको ये पूरी पता है, इतना पूरा पता है, और ये छोटा वाला पता है, तो ये वाला निकालना है, तो हम इसमें से जो बड़ा वाला है, जो V2 है, इसमें से VC अगर घटा देंगे तो ये हमको थोड़ा वाला मिल जाएगा ना, छोटा वाला। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी V2 माइनस VC, V2 माइनस VC, यही तो आएगी ये वाली छोटी वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमने सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया हुआ है, एक चीज छूटा हुआ है, ये है ये वाला पॉइंट, 5 वाला पॉइंट। इसको आप इधर लाएंगे, देखिए इधर प्रेशर होता है, इधर वॉल्यूम होता है, इधर वॉल्यूम होता है, इधर प्रेशर होता है, ये प्रेशर का लाइन है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है बैक प्रेशर। हमने कितनी बार इसको आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है,
कि ये बैक प्रेशर होता है, क्योंकि पिस्टन इधर आ रहा होता है और स्टीम खुद ही धक्का मारती है, उल्टा वापस जाओ तुम, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं बैक प्रेशर। ठीक है, चलिए सारा कुछ बन चुका है, अब भी इतना बनाएंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, कैसे? जादू से। तो चलिए पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सिलेंडर ऑफ ए नॉन कंडेंसिंग स्टीम। नॉन कंडेंसिंग से हमारा न्यूमेरिकल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन इज सप्लाइड, ध्यान से सुनेगा, इज सप्लाइड विथ स्टीम एट प्रेशर ऑफ 12 बार, यानी कि जो स्टीम सप्लाई की जाती है उसका प्रेशर कितना होता है? 12 बार होता है। तो हमने आपको बताया कि स्टीम की सप्लाई कहाँ से होती है? इस पॉइंट से, यहाँ से। तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, और इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा उसका। तो प्रेशर तो ये P1 होगा, तो यानी कि P1 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग गिवन में लिखेंगे सॉरी, यहाँ पर हम लोग गिवन में लिखेंगे कि कितना है? 12 बार। तो P1 की वैल्यू 12 बार हो गई। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर पॉइंट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, तो वो इस प्रेशर को, यानी कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा इसके एकदम सीधे पे, और इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी तरीके से जो यहाँ पर पॉइंट है वो इस प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर P1 है ना। तो यही तो इनिशियल प्रेशर होता है जब हम लोग स्टीम सप्लाई करते हैं, यानी कि P1 की वैल्यू कितनी है? 12 बार। बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद लिखा है कि द क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है? ये वाला वॉल्यूम। तो जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 1/10 ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो स्ट्रोक वॉल्यूम का 1/10 है। 1/10 मीन्स, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम का अगर 10 भाग करोगे, 10 भाग छोटा छोटा, तो उसका जो एक भाग आएगा वो क्या होगा? वो होगा आपका VC, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आप देख भी सकते हैं वैसे भी कि ये बड़ा होता है, और जो VC होगा उसका 1/10 पार्ट होगा। तो यानी कि अगर इस सेंटेंस को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 1/10 ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम, अगर इसको हम मैथमेटिक्स में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमको मैथ्स में लिखना है ना, ये तो सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VC से। VC से, तो VC जो है 1/10 ऑफ किसका है? स्ट्रोक का। तो 1/10 ऑफ स्ट्रोक, ध्यान से देखिए, 1/10 ऑफ स्ट्रोक खुद से लिख करके दिया हुआ। ऑफ का मतलब होता है का, आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, उसमें ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज, अगर आप इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो वो पहले से अंडरस्टूड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/10 ऑफ VS मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम। तो VC जो है 1/10 ऑफ VS है। बात क्लियर हो गई? आगे आइए, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद लिखा कट ऑफ टेक प्लेस एट 0.25 ऑफ स्ट्रोक, यानी कि जो कट ऑफ है, ध्यान से सुनिए, जो कट ऑफ है वो क्या है? 0.25 ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम है। 0.25 को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/4 आएगा। 1/4, 0.25 को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डेसिमल में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम का 4 भाग अगर करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम का अगर 4 भाग करेंगे, तो जिसका एक पार्ट होगा, एक पार्ट, वो क्या होगा? कट ऑफ होगा। कट ऑफ मीन्स 1 से लेकर के 2 तक की डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये लगभग आधा दिख रहा है, क्योंकि ये स्ट्रोक है और इसके आधा दिख रहा है। क्योंकि ये आधा इस वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ग्राफ जो है नाप करके तो बना नहीं, लेकिन जो ग्राफ बनेगा एक्चुअल में इस डेटा के हिसाब से, वो जो बनेगा ये छोटा होगा। अगर इतना होगा तो जो ये वाली लेंथ होगी आपकी 4 गुना होगी इसके, यानी कि इतना, फिर इतना, फिर इतना, और यहाँ तक जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ हमने ऐसे बनाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको ये पता होना चाहिए कि इसके 4 गुना है। तो अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा कट ऑफ है, और कट ऑफ क्या है? 1 से 2, और 1 से 2 डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस है ये वाली, और इस डिस्टेंस का हमने नाम दे करके रखा हुआ पहले से, क्योंकि इसका अलग से नाम नहीं है। इसका नाम है V2 माइनस VC। V2 माइनस VC मीन्स कट ऑफ। ये एक टर्म है, इसी वजह से हमने इसको ब्रैकेट में किया। तो ये जो है क्या है? 0.25 ऑफ
ऑफ मतलब हमने बता दिया मल्टीप्लाई, ये क्या होगा स्ट्रोक के, तो 0.25 ऑफ स्ट्रोक। जिस तरीके से ये क्लियरेंस वॉल्यूम 1/10 ऑफ स्ट्रोक है, उसी तरीके से जो कट ऑफ है वो 0.25 ऑफ स्ट्रोक है। बात क्लियर हुई। ये दोनों चीज़ों को लिखना बहुत ही क्रिटिकल है, यहीं पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से पूरा आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, सही हो सकता है। क्योंकि ये जो इनिशियल प्रेशर होता है, बैक प्रेशर होता है, ये सब तो आप लिख लेंगे, यहीं पे गड़बड़ी होती है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हमने किस तरीके से बताया, इस सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी ये चीज़ परसेंटेज में करके देगा कि जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है वो स्ट्रोक वॉल्यूम के 2% है, 10% है, तो उसको भी समझिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ तक काम खत्म हो गया। इसके बाद लिखा है कि द बैक प्रेशर इज 1.1 बार। तो बैक प्रेशर कितना है, तो बैक प्रेशर क्या होता है, बैक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं PB से। तो बैक प्रेशर है 0.1 बार। और यहाँ पर आप एक चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे कि जो यूनिट होनी चाहिए, चाहे वो इनिशियल प्रेशर की हो और बैक प्रेशर की, दोनों की सेम होनी चाहिए, बार में ही होनी चाहिए। ठीक है, और बार जो होता है प्रेशर का यूनिट होता है। तो इस तरीके से जितना भी डेटा था हमने लिख लिया। अब हमको निकालना है फाइंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ स्टीम ऑन द पिस्टन, यानी कि जो पिस्टन पर जो मीन इफेक्टिव प्रेशर काम कर रहा है स्टीम के द्वारा, है ना, उसको हमको फाइंड करना है। एज्यूम हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, तो हाइपरबोलिक एक्सपेंशन तो हमने पहले ही मान लिया है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब यानी कि हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं, जो हमारा थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दे कि अगर आपको, हमने कहा था कि केवल अगर आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर लिखा हुआ है दैट मीन्स थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। ठीक, तो थ्योरेटिकल जो होता है वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PM से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है P1 मल्टीप्लाई में C प्लस 2.3 P1। इसके बाद आएगा यहाँ पर B प्लस C, फिर उसके बाद लॉग B प्लस 1 और यहाँ पर B प्लस C माइनस PB। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये उल्टा खुद ही पिस्टन को कहता नहीं नहीं तुम काम मत करो, तुम वापस जाओ। तो इसी वजह से को हम लोग माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा जो बैक प्रेशर होता है ये हमारे लिए बहुत खराब होता है। अगर ये नहीं रहे तो हमको इतना प्रेशर और नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इस वजह से ये चीज़ है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जब आप फॉर्मूला देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि P1 दिया हुआ है, मतलब कि अगर फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें अगर हमको पता चल जाए तभी तो हम उसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमको इसमें दिख रहा है P1, तो P1 आपको पता है, P1 आपको पता है 12 है, कोई दिक्कत नहीं। C, ये C क्या है, C आपको इसमें नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद P1 यहाँ पर भी है, फिर B दिखा, B भी आपको पता नहीं है, फिर से C लॉग तो आप मान लीजिए लिख लेंगे, फिर उसका B फिर C, PB भी आपको पता है, PB पता है। यानी कि मोटा मोटा हमको दो चीज़ें नहीं पता है, एक हमको नहीं पता है B और एक हमको नहीं पता है C। तो अब ये B और C क्या होता है इसके बारे में हमको जानना है और समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप ये जो मतलब कि जो B और C देख रहे हैं, जब हमने आपको इसका डेरिवेशन कराया था, मतलब कि ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये वाला जो फार्मूला लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका जब हमने आपको डेरिवेशन कराया था तो इसमें हमने B और C को एक्सप्लेन किया था कि B और C क्या होते हैं। फिर भी हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। देखिए जो आपका B होता है, B वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो VC है इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम यानी कि अगर हम इसको, ये जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको हम नीचे लाना चाहें तो इसका क्या बनेगा, इक्वल में चलिए लिखते हैं, यहाँ पर इक्वल में इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये बनेगा VC अपॉन VS और इक्वल में क्या आएगा, ठीक, क्योंकि इसको हमने इधर भेज दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ये VC था तो VC अपने जगह है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर केवल क्या बचेगा 1/10 बचेगा, 1/10 बचेगा। अब देखिए जो VC अपॉन VS होता है, VC मीन्स क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम
और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। उसका क्या होता है? स्पेसिफिक नेम होता है, और इसको हम लोग कहते हैं बी। क्या कहते हैं? यानी कि जब भी आपको VC/VS दिखेगा तो आप वहां पर क्या रख सकते हैं? बी रख सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस रेशियो। तो वैसे हम लोग इसको पहले बी ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बी पहले लिखेंगे तब इसकी वैल्यू लिखेंगे। मीन्स कि इसको इस तरीके से देखिए, अगर आप थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा अनक्लियर है, तो ऐसे समझिए कि हमने क्या किया, इस चीज को इधर भेजा तो ये हमारी वैल्यू आ गई, और ये जो वैल्यू होती है बी होती है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है बी होती है, या फिर आप जैसा लिखा था वैसे ही रहने दीजिए। तो हमने बताया कि जो VC/VS होता है ये किसके बराबर होता है? बी के बराबर होता है। तो इसके जगह आप बी रख सकते हैं, तो अब बी इक्वल क्या आ जाएगा? फिर 1/10 आ जाएगा। ये चीज बात क्लियर हुई? फिर से देख लीजिए ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ था VC, थोड़ा सा क्रिटिकल है, ध्यान से देखिएगा। VC/VS हमने कर दिया, इस चीज को हमने इधर ला दिया तो ये बन गया हमारा। ठीक है, जहां पर ये लगा हुआ है एरो, आप वहां से देखिए तो इसको हमने इधर ला दिया तो ये चीज बन गई। अब यहाँ पर क्या बचेगा इस पक्ष में, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1/10 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। एक एक पार्ट को आपको अलग कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा, क्योंकि समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, थोड़ा सा बोर्ड पे यहाँ पर जगह कम है तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। चलिए, तो ये हो गया। अब हमने कहा कि जो VC/VS होता है, जो क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, उसी को हम लोग बी कहते हैं। तो हमने उसके जगह बी रख दिया, और बाकी 1/10 की जगह 1/10 है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 1/10 आ गई। अब उसी तरीके से यहाँ पर जो ये हमारा वॉल्यूम होता है, इसको हम लोग कहते हैं कट ऑफ वॉल्यूम। क्या कहते हैं? कट ऑफ वॉल्यूम। और कट ऑफ वॉल्यूम अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सी। क्या कहते हैं? सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कट ऑफ वॉल्यूम है, और यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम है, यानी कि अगर इसको हम इधर भेज देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कट ऑफ वॉल्यूम अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम बन जाएगा। कट ऑफ अपॉन स्ट्रोक, तो कट ऑफ अपॉन स्ट्रोक क्या होता है? सी होता है, हमने आपको बताया। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या थी? 0.25 ऑफ VS। तो ये तो एक ब्रैकेट के अंदर हो गया, एक बॉक्स के अंदर हो गया। ठीक, जिस तरीके से ये है। अब अगर एरो लगा करके आगे बढ़ाएंगे तो ये VS को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा कि V2 माइनस VC/VS, और इक्वल में इधर क्या बचेगा? इधर ओनली बचेगा 0.25। तो ये चीज हो गई सेकेंड नंबर पे, मतलब सेकेंड स्टेप में। अब इसके बाद हमने बताया कि जो आपका कट ऑफ है, क्योंकि यही चीज तो कट ऑफ है। देखिए यहाँ पर कट ऑफ का फॉर्मूला हमने पहले ही बता दिया कि V2 माइनस VC, तो ये कट ऑफ है। तो हमने कहा कि कट ऑफ अपॉन स्ट्रोक जो होता है उसी को हम लोग सी कहते हैं। तो सी की वैल्यू क्या आएगी? तो इसके जगह हम सी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि सी इक्वल 0.25। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई आपकी, तो बी की वैल्यू भी पता चल गई और सी की वैल्यू भी पता चल गई। यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसको हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। चेंज का मतलब थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/10 को अगर हम चाहें तो 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में है तो इसको भी पॉइंट में कर लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में अच्छा होगा। ठीक है, तो हमको बी की वैल्यू पता चल गई, सी की। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, क्योंकि अगर आपको बी और सी नहीं पता चलेगा, बी और सी आपको गलत पता चलेगा, तो आपका पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से इस चीज का सही होना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पर सेंटेंस कहा जाता है उसको मैथमेटिक्स फॉर्म में आप बहुत ही सही बनाएंगे, तभी आपका बी की वैल्यू निकल पाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, तो ये बन गया। अब इसके बाद हमको फॉर्मूले में रखना है, सब कुछ पका पकाया मिल चुका है, बस फॉर्मूले में रखो, आंसर तुरंत लाओ। तो चलिए रखते हैं खटाखट। तो यहाँ पर P1 कितना है? 12 है। उसके बाद मल्टीप्लाई C कितना है? C है आपका 0.25। 0 क्या है? 25 है। इसके बाद क्या करेंगे? प्लस उसके बाद 2.3 इंटू में फिर से 12, और यहाँ पर देखिए ये B कितना है आपका? 0.1, और आपका C कितना है? 0.25। तो अगर आप इसमें रखेंगे, दोनों को ऐड करके साथ में रख दीजिए, तो आपका आएगा यहाँ पर 0.35।
क्या आएगा 0.35 है ना, ये और ये ऐड होगा तो 35 हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल का एडिशन आप समझ सकते हो। इसके बाद आएगा लॉग आएगा, और अगर आप b में 1 ऐड करेंगे, b आपका क्या है ये, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1.1 और नीचे में आ जाएगा यही 0.35 आ जाएगा, और इसके बाद माइनस पी बी कितना है 1.1 है। तो ये चीज़ें आ गई। अब हमको क्या करना है, इसको केवल सॉल्व करना है। तो चलिए कैलकुलेटर निकालिए जल्दी से, आप भी सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं खटाखट। क्या है भैया, लॉग ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए खुद से, और हम तो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे में जो आंसर है इसका वो आ रहा है, आपको थोड़ा सा इधर चमकने लगता है कभी कभी, 6.70 आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे तरीके से 6.0 से नहीं 6.7 आ रहा है, तो 6 पॉइंट यहाँ पर 7 आपका आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 6.7 और 6.7 बार, क्योंकि यूनिट इसकी क्या होती है, बार होती है। तो अगर आपका 6.7 है तब ये सही है, ठीक है, अन्यथा जो है ये गलत है, ठीक है। आप हमारा भी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, कहीं भी अगर हमारे पास गलती है तो आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, वैसे गलती तो नहीं होती है। तो चलिए आपने इस वीडियो को समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को दोस्तों के पास भेज दीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।